हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है राकेश दत्त शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये सेल्फ डिफेंस पे है कि सेल्फ डिफेंस की लिमिट एक्चुअली क्या होती है, स्पेशली इन केसेस जहां पे while defending oneself a person actually causes death, right? हालांकि वो क्लियरली लॉ में डिफाइंड है कि डेथ किन किन केसेस में कॉज की जा सकती है, लेकिन वही उसके इंटरप्रिटेशन में कई बार थोड़ा सा वक्त लगता है। अब इस केस में क्या हुआ, राकेश दत्त शर्मा जो थे वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। उनका किसी के साथ एक फाइनेंशियल डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। लेट्स कॉल दैट पर्सन ए। अब उसका नाम केस में मेंशन्ड नहीं है क्योंकि यही व्यक्ति मारा गया था डिफेंस करते वक्त, ठीक है। तो लेट्स कॉल हिम ए। अब ये ए जो है, ही बार्जेस इन राकेश's ऑफिस, शर्मा जी's ऑफिस, एंड ही वाज आर्म्ड विद अ पिस्टल एंड ही शूट्स। अब वो गोली उसने सर पे चलाई थी, लेकिन वो शर्मा जी के सर पे लगी नहीं, वो उनको टच करके गुजर गई, कान को ब्रश करके चली गई, तो चोट उन्हें लगी, लेकिन इट वाज नॉट अ फेटल वुंड, इट वाज अ स्मॉल वुंड, ठीक है। अब उस अफरा तफरी में, उस कमोशन में और उस हीटेड मोमेंट में शर्मा जी ने उसको अटैक किया, उससे बंदूक छीनी और उस पे अटैक कर दिया, सॉरी उसको उसी को शूट कर दिया, ए को। और ए को जो उन्होंने शूट किया तो ये तो बच गया, लेकिन ए नहीं बच पाया, ही डाइड। शर्मा जी ने भी ए के खिलाफ एफआईआर कर दी क्योंकि वो ऑन द स्पॉट नहीं मरा, ही वाज इन फैक्ट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, बोथ ऑफ देम वर, ठीक है। शर्मा जी सर्वाइव्ड बट दैट मैन डिडंट। अब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर दी, मतलब इसकी फैमिली ने और शर्मा जी ने इसके खिलाफ। अब क्योंकि ये तो मर ही गया तो शर्मा जी की एफआईआर को खत्म कर दिया गया। अब जो केस जाता है वो यही जाता है कि इनिशियली जो चार्जेस राकेश शर्मा पे लगाए गए थे वो थे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, द वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर, जहां पे एक व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस को ट्रांसग्रेस कर देता है। तो प्रोसिक्यूशन ने यही कहा कि भाई मर्डर करने का इनका इरादा नहीं था, सेल्फ डिफेंस ही ये कर रहे थे, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस के राइट को ये थोड़ा सा ओवरडू कर गए, ट्रांसग्रेस कर गए, सो इट इज नॉट मर्डर बट इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब हाई कोर्ट में इनके कन्विक्शन को अपहोल्ड कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट ने इन्हें कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में फिर केस पहुंचा। अब शर्मा जी ने यही अपील की कि ये प्योरली सेल्फ डिफेंस है, इसमें कोई एक्सेप्शन, कोई इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं है। आई वॉज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, द मैन वॉज ट्राइंग टू किल मी, ठीक है। ही असॉल्टेड मी विद एन इंटेंशन टू किल, देयर वॉज अ वेरी विविड एप्रीहेंशन दैट आई वुड बी डेड। खुद को बचाने के लिए मैंने वो किया जो कि मुझे लीगली अलाउड है। सेल्फ डिफेंस एक इंस्टिंक्ट होती है सर्वाइवल की, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस को लॉ इसीलिए फॉरगिव करता है बिकॉज इट इज इंस्टिंक्टिव, इट हैज नो इंटेंशन, इट हैज नो बैकग्राउंड थॉट स्टोरी, नथिंग व्हाटसोएवर। इट इज एन इंस्टिंक्ट, इमीडिएट नीड टू एक्ट, और ये हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है, बेसिक इंस्टिंक्ट रादर। तो लीगल क्वेश्चन यही है सुप्रीम कोर्ट में जिसे कंसिडर किया गया कि वाकई क्या राकेश शर्मा ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को ट्रांसग्रेस किया है बाय किलिंग द अग्रेसर, और वाज इट अ लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ हिज सेल्फ डिफेंस। अब अगर आप फैक्ट्स को शुरू से देखें तो आप देखेंगे कि डिसीज्ड वाज इन फैक्ट द अग्रेसर, ही स्टार्टेड द फाइट, he barges into Sharmaji's office with a pistol, he was armed and he shoots right on his head। और ये तो उनके सितारे उनको फेवर कर रहे थे कि वो किसी तरह से बच गए, अगर सितारे गर्दिश में होते तो शर्मा जी मर चुके होते। तो आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते दैट द अटेम्प्ट वाज इन फैक्ट टू किल राकेश शर्मा व्हिच ही एस्केप्ड समहाउ। दूसरा, प्राइवेट डिफेंस का अटैक के साथ एक इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है, बिल्कुल। डिफेंस अटैक को एक्सीड नहीं कर सकता, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। There has to be an equality between the two, but law does not demand a mathematical precision in that equality, ठीक है। हम बराबरी देखना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी मैथमेटिकली प्रिसाइज बराबरी नहीं हो सकती। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को ब्रश करके उसको एक गोल्डन स्केल में वे नहीं किया जा सकता, एज कोटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जब होती है, चाहे वो ऑल द सिचुएशंस दैट आर लिस्टेड इन दैट सेक्शन,
वहां पे एक अक्यूज से या फिर उस व्यक्ति से जिसने एक्ट किया है सेल्फ डिफेंस में, उससे कामली रीजनेबली एक्ट करने का एक्सपेक्टेशन नहीं लगाया जा सकता। इट्स एब्सोल्युटली बिजार। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव मैटर करता है। यहाँ पे जज अपनी कुर्सी पे बैठ के ये नहीं सोचेगा कि एज अ जज मैं क्या करता, नहीं, वो ये सोचेगा कि अगर मैं उसके शूज में होता, मैं ही अगर राकेश शर्मा होता तो मैं क्या करता था, मैं क्या करता, और फिर न्याय होगा। यू हैव टू fill the shoes or you have to assume कि आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते। अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्यूज के रिएक्शन को जज करिए, ना कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सिचुएशन में अगर आप अक्यूज की जगह होते तो आपका क्या रिएक्शन होता, अगर आपका भी वही रिएक्शन होता या उससे मिलता जुलता कुछ होता तो फिर अक्यूज ने कुछ गलत नहीं किया है, राइट। अब दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो कि 2010 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ डिफेंस के प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया था। इट्स अ लैंडमार्क। सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्टिव है और उसे लीगली प्रिजर्व किया जाता है। इट इज लॉफुली प्रोटेक्टेड। और अगर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है चोट का, अटैक का, डेथ का, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और जब तक आपका वो एप्रीहेंशन रहेगा, जब तक आपको लगता है कि डेंजर है, तब तक आपके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस भी रहेगा, ठीक है। अक्यूज्ड एक सर्जिकल मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ एक्ट करे। अगर उसको कागज से मारा गया है तो वो कागज ढूंढे और फिर कागज से ही डिफेंड करे। अगर उसके पास कागज नहीं है तो वो पिटता रहे लेकिन वो डिफेंड ना करे। ऐसा इस तरह का बिजार अब्सर्ड एक्सपेक्टेशन एक व्यक्ति से नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। डेडली फोर्स अगर है, लाइफ को थ्रेटन करने वाली, डिग्निटी को थ्रेटन करने वाली, मॉडेस्टी को आउटरीच करने वाली, तो आप अपने आप को बचाने के लिए एक्सट्रीम सिचुएशन में भी जा सकते हैं। लॉ आपको ये परमिशन देता है। अगर वाइटल पार्ट पे शूटिंग की गई है, जैसे प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया था कि शर्मा जी ने लिमिट्स को ट्रांसग्रेस किया, वैसे वो उसने हवा में पिस्टल चलाई थी, शूट किया था और वो इत्तेफाक से लग गया। लेकिन कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि कान पे लगा है, मतलब वो यहाँ एम कर रहा था, उसका निशाना ऑब्वियसली उतना प्रिसाइज नहीं था, इसलिए कान पे लग गया। अगर होता तो सर पे लगता, है ना। द फैक्ट दैट शर्मा गॉट हिट हियर is evidence of the fact that he wanted to shoot शर्मा जी in his head. तो ऑब्वियसली डेथ का थ्रेट था जिसके अगेंस्ट शर्मा ने खुद को डिफेंड किया है, एंड इट इज एब्सोल्युटली अलाउड बाय लॉ। तो दोनों ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट रॉन्ग था। शर्मा जी का जो राकेश शर्मा जी का जो एक्ट है, इट फॉल्स स्क्वायरली विद इन द राइट टू सेल्फ डिफेंस। ही डिड नॉट ट्रांसग्रेस एनीथिंग। कन्विक्शन सेट असाइड, कंप्लीट अक्विटल, विच द सेक्शन एक्चुअली एंटेल्स, ठीक है। डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का केस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग यूनिक और एनीथिंग, बट सिंस इट इज लेटेस्ट यू कैन यूज इट, है ना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेमाइज पर है सेल्फ डिफेंस की, तो आपको इस केस को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जो 96 to 106 हुआ करते थे प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, वो 34 to 44 हो गए हैं, तो इन्हें याद रखना जरूरी है। 30 बिल्कुल उसी सीक्वेंस में चलते हैं जैसे 96 से शुरू होता था। 34 बेसिक प्रिंसिपल है, 35 राइट टू डिफेंड वंस ओन बॉडी और प्रॉपर्टी या फिर किसी दूसरे की, 36 डिफेंस अगेंस्ट इंसेन और इंटॉक्सिकेटेड और लीगली इनकेपेबल, 37 में रेस्ट्रिक्शंस हैं। डेडली फोर्स 38 में, मतलब आप सेल्फ डिफेंस में डेथ कब कॉज कर सकते हैं, तो डेथ का अगर एप्रीहेंशन है, ग्रीवियस हर्ट का, रेप का, या फिर किसी अननेचुरल लस्ट एटसेट्रा, आपको सेक्शन पता ही है, दिस इज 38। प्रॉपर्टी डिफेंसेस के लिए 41 से शुरू होता है। द सेम थिंग अगेंस्ट रॉबरी, नाइट टाइम, अगर मतलब 38 का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है, जो 103 हुआ करता था, तो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ कब किस सिचुएशन में कॉज की जा सकती है, वो 103 बताता था, अब 41 बताता है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, मेंस का आंसर बनता है इन पे। इस केस को जरूर नोट कर लें ताकि आप इसे साइट कर सकें। अब हम आते हैं सेक्शन 318 BNS पे, विच इज भारतीय न्याय संहिता। केस का नाम है जुपली लक्ष्मी कांत रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का केस है। इन प्रॉपर नाउंस को प्रोनाउंस करने में थोड़ी मुझे दिक्कत हुई। एनी हाउ,
अब क्या है केस में, बेसिकली ये जो लक्ष्मीकांत रेड्डी हैं ये JVRR एजुकेशन सोसाइटी के हेड हैं एंड he's been running a college since 2016. अब बिल्डिंग की एक सर्टेन हाइट है, इट इज क्लोज टू 15 मीटर्स बट नॉट एग्जैक्टली 15 मीटर्स, केस में 14.20 हाइट दे रखी है मीटर्स, ठीक है, और थ्रेशोल्ड 15 मीटर्स का है, मतलब 15 से ऊपर अगर चली जाती है बिल्डिंग तो बहुत सारे फिर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फायर सेफ्टी एटसेट्रा, NOC, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है ना। अगर 15 मीटर से एक्सीड कर गई है बिल्डिंग तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत एक्सेसिव और इंटेंस और इंट्रिकेट हो जाते हैं, वेरी वेरी डिटेल्ड। तो फायर NSC चाहिए, फायर एस्केप्स चाहिए, और मतलब फायर के अगेंस्ट पूरी प्रोटेक्शन है, यू अंडरस्टैंड द ड्रिल, ठीक है। फिर पूरा अपने सेफ्टी मैकेनिज्म इन बिल्डिंग में अच्छे से इंस्टॉल कर रखा है, लोगों को आपने ट्रेन कर रखा है, और वो हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, अदर थिंग्स ऑल्सो, बहुत सारी और चीजें हैं, है ना। सर्टेन फाउंडेशन, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, बिल्डिंग पुअर ढह जाए इस तरह का कुछ नहीं हो सकता। सो ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस, ऑल दीज डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इफ द बिल्डिंग्स हाइट गोज बियॉन्ड 15 मीटर्स, तब ये सारे रेस्ट्रिक्शंस और NOCs और ये सारे ड्रिल्स चलते हैं, अदरवाइज नहीं। अब ट्रिगर क्या हुआ कि इनकी बिल्डिंग 15 मीटर नहीं है, दिस इज अ पॉइंट दैट इज वर्थ नोटिंग, इट इज 14.20 मीटर्स। अब ट्रिगर ऐसा था कि डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर कुर्नूल के, उन्होंने कंप्लेन कर दी कॉलेज के खिलाफ कि इन लोगों ने फेक फायर NOC सबमिट करी है रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है, और इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, तो भाई चीटिंग, फोर्जरी एटसेट्रा के चार्जेस इन पे लगा दिए गए। NOC एक्चुअली इशू नहीं की गई थी, इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि NOC वाज नेवर एक्चुअली इशूड बाय द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट के पास इस तरह के इशुएंस का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जो इन्होंने सबमिट भी किया था वो एक फोटोस्टैट था, ओरिजिनल कॉपी ये रिट्रीव इन्वेस्टिगेशन में हुई नहीं और ना ये दे पाए। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 रिक्वायर करता है कि फायर NSC 15 मीटर से नीचे की बिल्डिंग के लिए नहीं चाहिए, जैसे मैंने कहा। बिल्डिंग 4.20 मीटर्स है, मतलब रिकॉग्निशन के लिए, बिल्डिंग के रिकॉग्निशन के लिए, उसमें लॉफुली कुछ भी करने के लिए NOC की जरूरत नहीं है। दिस इज अ पॉइंट दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर, ठीक है। FIR से पहले एक पिटिशन ऑलरेडी रेडी पर लगाई गई, मतलब एक केस ऑलरेडी रेडी के अगेंस्ट चल रहा था और वो रिट को ये जीत गए थे। एफिलिएशन से रिलेटेड केस था, भाई वो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन वगैरह डिमांड कर रहे थे और कि इतना बिल्डिंग और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उतने में देंगे, तो ही वन द केस एंड ऑल द एफिलिएशंस वर allowed to be renewed. There were no impediments in the renewal of any affiliation. तो ये ऑलरेडी वन द केस, है ना, और वो भी बिल्डिंग के डिमेंशन की वजह से ही ये जीते थे। उसमें भी, उस रिन्यूअल में, उस एफिलिएशन के रिन्यूअल में फायर NSC वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब उनका डिफेंस ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक रिट जीत चुके हैं, कॉलेज चल रहा है, अब सडनली फायर के एक डॉक्यूमेंट की वजह से जो कि एविडेंटली या एलिजिडली फॉर्ज्ड है, उनको अपना कॉलेज बंद करना पड़ सकता है। सो this case was counter blasted by the authorities because they were annoyed at losing a writ, ठीक है। अब उनका कहना था, जो कि एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, कि NOC जो जमा की भी है, चलो हमने मान लेते हैं कि वो झूठी है, फॉर्जरी है एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पे रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस की सिचुएशन नहीं है। In order to establish an offense under cheating or forgery, you require a dishonest intention, right? It is an essential ingredient of a penal offense. यहाँ पे वो है ही नहीं, there is no dishonest intention, and since there is no dishonest intention, the charges don't satisfy. अब लीगल क्वेश्चन यही है कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट जो कि सबमिट किया गया फॉर्ज्ड है, क्या ये चीटिंग माना जा सकता है इवन व्हेन देयर वाज नो मेंस रिया ऑन द फेस ऑफ इट? कोई मेंस रिया नहीं नजर आ रहा था। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस चीटिंग को लेकर आते हैं, विच इज सेक्शन 318 भारतीय न्याय संहिता, इसे याद रखना, ठीक है। डिसेप्शन, सबसे पहला तो इट रिक्वायर्स डिसेप्शन बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, इट रिक्वायर्स डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, प्रॉपर्टी को डिलीवर करने की या किसी एक्ट को डिफरेंटली करने का एक डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट था कि यू डिसऑनेस्टली
with an intention of a wrongful loss or a wrongful gain, you induced or provoked a person to deliver a property or made him do something that he might not have done otherwise, right? Or wrongful gain or loss to someone, that is again a very necessary element. Ab, just because there's a deception, it does not automatically amount to cheating, and it has been laid down, clarified by Supreme Court in an array of cases. कई बार इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है कि चाहे जब हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करते हैं या फॉर्जरी से रिलेटेड या चीटिंग जैसे ऑफेंसेस से रिलेटेड, तो वी नीड टू कीप दिस इनटू कंसिडरेशन कि एक डिसऑनेस्ट एलिमेंट की जरूरत है. मेंस रिया इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ क्राइम एनीवे. मेंस रिया के बिना आप क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं इम्पोज कर सकते किसी पर अनलेस इट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, विच इज नॉट द केस इन दिस ट्रांजैक्शन. ठीक है, अब ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस नहीं है, मतलब मेंजरिया की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मेंजरिया दिखाई नहीं दे रहा. फायर एनएसी चलो झूठी लगा दी, लेकिन फायर एनएसी की जरूरत थी ही कहाँ. बिल्डिंग को रिकग्निशन के लिए, बिल्डिंग को लॉफुली रन करने के लिए फायर एनएसी वाज नेवर अ रिक्वायरमेंट. सो इवन इफ दे सबमिटेड अ डॉक्यूमेंट व्हिच वाज एलिजिडली फॉल्स, व्हाट हार्म डिड इट डू टू एनीवन. उसने नुकसान ही क्या किया है. ये बिल्कुल वैसी ही बात है, मतलब इससे किसका नुकसान हुआ है. तो अब कोई डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट नहीं है, कोई रॉन्गफुल लॉस नहीं है, कोई रॉन्गफुल गेन नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट या फॉल्स डॉक्यूमेंट का रिकग्निशन से कोई भी लिंक नहीं है, नो कैजुअल, नो फॉर्मल, नो सीरियस लिंक. तो फॉर्जरी के चार्जेस को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता और ना ही चीटिंग होती नजर आ रही है. द फैक्ट दैट रेड्डी allegedly submitted a forged document was something that prosecution couldn't really prove. ये डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड है, ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसको बहुत अच्छे से प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया था. बस फायर डिपार्टमेंट से एक सर्टिफिकेट था कि हमने इशू नहीं किया. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी मिला नहीं. अगर हम फॉर्जरी एक पल को मान भी लें क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिसिंग है, फायर डिपार्टमेंट ने डिनाई कर दिया है दैट दे एवर इशूड डॉक्यूमेंट ऑफ such nature, then of course even if we were to presume forgery, we cannot establish mens rea. It is very evidently missing. और क्योंकि mens rea ही नहीं है, recognition NOC पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कोई wrongful loss नहीं, कोई wrongful gain नहीं, the entire exercise did not leave anybody affected. किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी का कोई unnecessary फायदा नहीं हुआ, तो ऑफेंस है ही कहाँ, क्राइम हुआ ही कैसे. और इसलिए रेड्डी जी को अक्विट कर दिया, चीटिंग का केस क्वॉश कर दिया, फॉर्जरी के चार्जेस भी क्वॉश कर दिए. कोर्ट ने होल्ड किया कि भाई हाई कोर्ट ने इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को नोट ना करके एक बहुत वाइटल एस्पेक्ट को मिस किया है, विच इज नॉट राइट. सो लाइक आई सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्जरी से रिलेटेड, चीटिंग से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखा जा रहा है तो मेंस रिया उसमें लिखा ही जाएगा. मेंस रिया से इनफैक्ट रिलेटेड अगर आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो आप इस केस को यूज कर सकते हैं, है ना. क्रिमिनल केसेस की ये खास बात होती है कि उनका एक डिवर्सिफाइड एप्लीकेशन होता है. यू कैन यूज इट इन अ नंबर ऑफ केसेस, दे आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्शन दे कम फ्रॉम, है कि नहीं. क्योंकि वो और भी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं. मेंस रिया इज वन ऑफ देम. मेंस रिया, नॉलेज, इंटेंशन एटसेट्रा सब कुछ है. तो मेंस रिया से रिलेटेड अगर आप आंसर लिखते हैं तो आप इसे यूज कीजिए. लेटेस्ट केस है, बहुत अच्छा बेहतरीन आंसर बनकर तैयार होगा. ठीक है, सो दिस इज द केस. सब कुछ मैंने आपको पढ़ा ही दिया है. सेक्शन 318 को आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीवियसली ये सेक्शन 420 हुआ करता था. इट डिफाइंस चीटिंग एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन अ पर्सन थ्रू डिसेप्शन, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली induces another person to act in a manner detrimental to their interest, like we have already discussed. Provision जो है वो दो distinct modes cheating के establish करता है. पहला जहाँ पे deceive person किसी property को deliver कर दे, induce किया गया हो property deliver करने के लिए, या फिर consent to its retention by another. And second, where the deceived person is intentionally induced to do or omit any act they would not have done but for the deception. ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये केसेस समझ आए और इनको कैसे यूज करना है ये भी समझ आए. बाकी के केसेस अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.